जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है आज की वेरी स्पेशल क्लास में, जिसमें हम करंट अफेयर्स की क्लास के साथ साथ बजट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखें और पूरे ध्यान से देखें। तो मेरे साथियों, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक कोई ख्वाब नहीं देखा है तो प्लीज़ ख्वाब देखें, क्योंकि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे उसको पूरा करने का आपका जज्बा नहीं जगेगा। और हमारा रास्ता हमें खुद तय करना होता है, तो लक्ष्य भी निर्धारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें दोस्तों कि बजट के बारे में, तो लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण होता है वित्तीय व्यवस्था। तो दोस्तों, वित्तीय व्यवस्था लोक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण होती है तथा शासन द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, हम सभी जानते हैं। तो यह धन कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च होगा, इन सभी बातों की सुविचारित और सुव्यवस्थित करने के लिए एक व्यवस्था की जाती है, और इस व्यवस्था को जाना जाता है बजट के नाम से। और दोस्तों, बजट का अगर वर्ड देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है चमड़े का थैला, जिसमें हम धन रखते हैं। तो अगर हमारे आने वाले वित्तीय वर्ष के लेके पूरे लेखे जोखे और पूरे प्लान कहाँ होते हैं, कहाँ खर्च करना है, धन कहाँ से आएगा, इस सब के बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो उसमें बजट में घोषणाएं की जाती हैं। और इन्हीं सारी बातों के साथ हम सबसे पहले देखेंगे और बजट के लिए, तो शासन के अनुमानित आय व्यय के लेखे को बजट कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2021 सोमवार को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। 2021 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव है। पहला, स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। पांचवा, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। और छठवां, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो दोस्तों, आपको बजट से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आपको हम कुछ हल्का फुल्का नॉलेज तो दे ही देंगे। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। आपके ऑप्शंस हैं, ए 65 साल से अधिक आयु वाले लोग, बी 75 साल से अधिक आयु वाले लोग, सी 68 साल से अधिक आयु वाले लोग, और डी 72 साल से अधिक आयु वाले लोग। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं बनना होगा। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अपना आईटीआर नहीं बनना होगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम में से किन लोगों को छूट दी जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं, ए भारत के छोटे व्यापारी, बी भारत के बड़े उद्योगपति, सी अप्रवासी भारतीय, और डी भारत के सामान्य आय करदाता। तो दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से अप्रवासी भारतीय लोगों को छूट दी जा रही है। अप्रवासी भारतीयों को भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर चुकाना होता है। इसके साथ ही ये अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं उस देश को भी इन अप्रवासी भारतीयों को अपनी उस अर्जित आय पर कर चुकाना होता है। अब ये अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए 8 अप्रैल तक, बी 25 मार्च तक, सी 28 मार्च तक, और डी 28 फरवरी तक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। और इस बजट सत्र के 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू हो गया है, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। 16 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। पिछले साल भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सका था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल की आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, बी भारत बजट ऐप, सी इंडिया बजट ऐप 2021, और डी आम बजट 2021-22। तो दोस्तों, आप सब आंसर करते चलें। और आपको बता दें कि भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए
केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसानी और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर भारत के सभी सांसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। यह ऐप वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग और वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों यह याद रखें कि केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप है जो वह 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करेगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लोहा और स्टील, बी चमड़ा और नायलॉन के कपड़े, सी रत्न और जूते, और डी नायलॉन और पॉलिस्टर। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से रत्न और जूते दो चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में इस साल निम्नलिखित वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, और वह वस्तुएं हैं विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की सभी कीमतों में इजाफा हुआ है, मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट्स पर छूट कम हुई है, रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इसी तरह इस साल के बजट में आयातित ऑटो पार्ट, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़ों पर भी कपड़े भी महंगे हो गए हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लेह, बी गोवा, सी अंडमान और निकोबार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में लेह में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान की जाएगी। तो दोस्तों आप बता दें आपको लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने यह यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए वहाँ अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी। देखते हैं दोस्तों लद्दाख की तरफ एक नज़र डालते हुए नक्शे के साथ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं भारत के उत्तरी छोर पर स्थित लद्दाख है। इसके उत्तर में हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी, और दक्षिण में हिमालय के बीच में यह स्थित है। यहाँ पर अक्षय चीन अपना हिस्सा बताता है, और पाकिस्तान भी इस पर कहीं ना कहीं से अधिकार करना चाहता है। लद्दाख की राजधानियां दो हैं, लेह और कारगिल, और इसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित किया गया था, जम्मू कश्मीर से अलग करके। यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। तथा आपको बता दें दोस्तों हाल ही में लद्दाख में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का समापन हुआ है, जिसमें विजेता आईटीबीपी की टीम थी। तो दोस्तों आप यह जरूर याद रखें, क्योंकि यह लद्दाख से जुड़ा हुआ एक तथ्य जरूर है, लेकिन यह करंट से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यह आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लद्दाख के कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था, और लद्दाख में इसका समापन हुआ, जिसमें विजेता आईटीबीपी की टीम रही। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? आपके ऑप्शंस हैं ए 64,180 करोड़ रुपए, बी 62,480 करोड़ रुपए, सी 68,180 करोड़ रुपए, और डी 64,265 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के जरिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए नए संस्थानों का विकास किया जाएगा, जिसके लिए 64,180 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में आईपीएल में 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी महेंद्र सिंह धोनी, और डी एबी डिविलियर्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में आईपीएल में 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं, थाला जी। और दोस्तों आपको बता दें धोनी ने आईपीएल 2020 तक वह 137 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर चुके थे, और सीएसके के साथ 2021 के कॉन्ट्रैक्ट में उनका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बढ़ाया गया है, जिसके चलते उनकी कमाई 152 करोड़ रुपए हो गई है, और वह 150 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा इस सूची में 146.6 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की सेना ने अपनी प्रमुख नेताओं
को गिरफ्तार कर देश पर अपना नियंत्रण ले लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए तुर्की, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान और डी मालदीव। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होंगी, क्योंकि बजट की एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे दी थी और बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। और आपको बता दें कि हाल ही में म्यांमार देश की सेना ने अपने प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर देश पर अपना नियंत्रण ले लिया है। म्यांमार की सेना ने पिछले साल चुनाव जीती आंग सान सू ची और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर शासन को अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों नज़र डालेंगे म्यांमार की तरफ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि म्यांमार की सीमाएँ इधर थाईलैंड से, इधर भारत से, यहाँ बांग्लादेश, इधर चाइना और इधर लाओस से। तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस और इस जलीय सीमा हिंद महासागर से लगती है। अगर म्यांमार को छूने वाले भारतीय राज्यों की तरफ नज़र डालेंगे दोस्तों, तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश यहाँ के भारतीय राज्य हैं जिनसे इनकी सीमा लगती है। आपको ट्रिक भी बता दूं कि आप याद रख सकते हैं, मिजोरम का राम, अरुणाचल प्रदेश का अरुण, तो राम और अरुण ने नागालैंड से नाग, मणिपुर से मणि, राम और अरुण ने नाग की मणि और म्यांमार से मार, तो राम और अरुण ने नाग की मणि मार दी। ऐसे आप याद रख सकते हैं म्यांमार वाले। ठीक है दोस्तों, आपको आगे म्यांमार से जुड़े और तथ्य बताएंगे। तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोड़ों का देश कहा जाता है। दोस्तों पैगोड़ा मतलब मंदिर के ऊपर बना हुआ शिखर होता है, और यहाँ पर बहुत सारे बुद्ध स्तूप हैं, उनके ऊपर के जो शिखर होते हैं वो उन्हें पैगोड़ा कहते हैं, और वह पूरे गोल्डन कलर में, इसलिए इसे स्वर्ण पैगोड़ों का देश कहा जाता है। यहाँ की राजधानी नैपीदा है तथा यहाँ की मुद्रा क्याट है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी प्रशासनिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं है, क्योंकि तख्ता पलट हो गया है इस वजह से। और यारावाड़ी यहाँ की सबसे बड़ी लंबी नदी है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों आप याद रखें, जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है वहाँ म्यांमार और 2 अन्य देशों में भी नहीं होता, बस 3 देशों से हैं। और कचिन की पहाड़ियाँ हैं जो भारत से म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन हैं ए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार मेहता, बी लेफ्टिनेंट जनरल सुदीप कुमार मोहंती, सी लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती और डी लेफ्टिनेंट जनरल संदी कुमार मेहता। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने अपने 4 दशक के करियर में कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की है। उसके बाद उन्होंने कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली है। दोस्तों लेफ्टिनेंट मोहंती ने सेना उप प्रमुख का कार्यभार लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी से ग्रहण किया है, और यह रविवार को अपने पद से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, TISS प्राइस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लिव्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है, और 18 बड़े और मध्यम राज्यों जिनकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है की सूची में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र तथा इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल रहे हैं। दोस्तों इसमें न्याय के 4 स्तंभों पर इस सूची में आधारित होते हैं, जिन 4 स्तंभों पर आकलन किया जाता है कि पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर आधिकारिक सरकारी, है ना दोस्तों, यही सब होते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से? पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता, और इन चारों पर आधारित सरकारी स्रोतों के अलावा भी आंकड़ों को पेश किया जाता है। दोस्तों साथ में हम नज़र डालेंगे महाराष्ट्र की तरफ, तो आपको दिख रहा होगा नक्शे में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सीमा देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव से इसकी
सीमा लगती है। महाराष्ट्र की राजधानी दो हैं, मुंबई और नागपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों, मुंबई के बारे में देखें बताएं तो भारत की आर्थिक राजधानी है तथा भारत का सबसे बड़ा शहर है और यहीं पर मुंबई के पास में एक पुणे शहर है जो भारत का छठवां सबसे बड़ा महानगर है। दोस्तों, यहाँ पर गुफाएं बहुत पाई जाती हैं। आप गुफाओं के नाम याद रखें, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, साथ में कन्हेरी की गुफाएं तथा काला की गुफाएं। तो यहाँ पर गुफाओं के बारे में पूछे जाते हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, साथ ही कन्हेरी भी आजकल पूछा जाने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र देश का तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादरा एवं नगर हवेली से लगती है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की प्रमुख नदी भीमा और गोदावरी है तथा कृष्णा है और यहाँ पर प्रमुख दो बंदरगाह पाए जाते हैं, मुंबई और JNPT। दोस्तों, आपको बता दें इतिहास से जुड़ा हुआ तथ्य कि भारत की पहली रेल 1853 में यहीं मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे तथा यहाँ पर जो मुख्य 3 झीलें पाई जाती हैं, तो झीलों को भी देख लें दोस्तों कि धामपुर झील, पवई झील और लोनार झील। तो लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लें क्योंकि यह उल्कापिंड से निर्मित झील है और जो महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, यहाँ के अगर हम नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे तो संजय गांधी नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और नावेगांव नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क हैं। साथ ही अगर हम देखेंगे 5 नेशनल पार्क के बाहर वन्य जीव अभ्यारण्य तो नागझिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों, कोयना आप याद रखें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। कलसवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं A अश्विनी कुमार तिवारी, B रामा मोहन राव अमरा, C जयनाथ और D अंशु पांडे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने अपना रामा मोहन राव अमरा को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, SBI कार्ड्स के अनुसार यह नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। इसके पहले राव अमरा SBI भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे तथा राव अमरा जी ने इन्होंने अश्विनी कुमार तिवारी से पद ग्रहण किया है और वर्तमान में अश्विनी कुमार तिवारी SBI के प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों, SBI कार्ड के बारे में आपको बता दें तो SBI कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1988 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं A RS शर्मा, B PS शर्मा, C RK शर्मा और D RG शर्मा। तो दोस्तों, आपको बता देंगे आयुष्मान भारत योजना के नए CEO RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने RS शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। वह इंदु भूषण की जगह लेंगे, जो 2018 में शुरू होने के बाद से आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत हैं। तो दोस्तों, याद रखें आयुष्मान भारत योजना 2018 से शुरू की गई थी और RS शर्मा इस नियुक्ति के पहले TRAI ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मददगार लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा। और आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल में मिल जाएगी SLH अकेडमी पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।